नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात कोरोना संकट की करें तो कोरोना संकट के इस बीच में डॉक्टरों की चेतावनी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि 1 सितंबर यानी आज से वो काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो अगले सोमवार को आगे की रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी। फिलहाल डॉक्टर्स की 4 बड़ी मांगे हैं। पहली, 1 दिन की सैलरी ना काटी जाए। दूसरी, पीजी स्टूडेंट्स को आधी नहीं पूरी सैलरी दी जाए। तीसरा है, डीएम को छोड़ कोई दूसरा अफसर नॉमिनेट ना हो क्योंकि कोई भी डॉक्टर को डांटकर चला जाता है। चौथी ये कि ज्यादातर जांचों में डॉक्टरों पर कार्रवाई होती है। एमसीआई से जांच करवाई जाए। व्यवस्थाओं की कमी के लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। तो ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर आज से डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। अभी तो कोरोना को देखते हुए हम कार्य बहिष्कार नहीं कर रहे। काली पट्टी बांध के काम करेंगे मंगलवार से, मेरा मतलब कल से। पहली मांग तो हमारी यही है कि 1 दिन की वेतन कटौती बंद हो, क्योंकि हम लोगों ने अतिरिक्त काम किया है, कम नहीं किया। जो पीजी करने स्टूडेंट जाते हैं उनको पूरी सैलरी मिलेगी, पता नहीं क्यों उनको आधा वेतन दिया जा रहा है। चलिए कोई नहीं, लेकिन उसके शासनादेश अभी तक नहीं हुआ। कितनी बार हम लोगों ने चक्कर लगाए, सचिवालय के शासन से बात हुई है। वो साहिबान जो है जिले के अधिकारी होते हैं, हमें स्वीकार्य भी है, कोई इसमें परेशानी नहीं है हमें। लेकिन डीएम साहब नामित कर देते हैं, कभी एसडीएम को, कभी तहसीलदार, यहाँ तक कि पटवारी को भी, और वो अस्पतालों में जाते हैं। और डॉक्टर को इतना छोटा पद तो है नहीं कि उसको तहसीलदार और पटवारी आके चेक करें, रजिस्टर चेक करें। चौथा, जो इंक्वायरीज होती है, अभी गैरसैंण में मृत्यु हुई, देहरादून के अंदर हुआ, एक महिला की मृत्यु हुई है, अल्मोड़ा में केस हुआ। इन सब इंक्वायरीज में हमारे डॉक्टर को दोषी ठहरा दिया जाता है। जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिसके लिए सरकार और शासन जिम्मेदार है। और डॉक्टरों और नर्सेस की मांग पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैंने स्वास्थ्य सचिव से बातचीत करने को कहा है। किसी भी कर्मचारी की सही मांग माननी चाहिए, उनकी समस्याएं सुलझाई जाएंगी। जो हमारे सचिव हैं उनको मैंने कहा है कि उनसे एक बार बातचीत कर लें, और किसी भी, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों या कोई भी कर्मचारी, कोई भी अगर उसकी जेन्युइन कोई बात है तो उसको मानना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जिस तरह से डॉक्टरों की नाराजगी देखने को मिल रही है, वैसे में कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए आने वाले दिनों में ये मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है। बिल्कुल नीलू, जो खबर हमारे पास है कि गुरुवार को स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से इनकी मुलाकात हो सकती है डॉक्टर्स की। कल इनकी डीजी हेल्थ से मुलाकात हुई थी, लेकिन बातचीत बनी नहीं, वहां पर मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। अब अगर गुरुवार को बातचीत नहीं बनी तो फिर सोमवार को डॉक्टर फिर आगे तय करेंगे कि किस तरीके से कार्य बहिष्कार करना है, काम नहीं करना है, सामूहिक अवकाश और एक साथ काम छोड़ने की बात। और खासतौर पर कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में सरकार बिल्कुल भी मुश्किल को सर पर नहीं लेना चाहेगी। और जिस तरह मुख्यमंत्री को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर जेन्युइन मांगे हैं तो उनको माना जाएगा, वो किसी भी कर्मचारी की हो। तो अब देखना होगा कि डीजी हेल्थ से तो बातचीत नहीं बनी, अब स्वास्थ्य सचिव से क्या बातचीत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 हफ्ते का वक्त डॉक्टर्स ने दिया है सरकार को और शासन को कि वो उनकी बातों को माने। फिलहाल काली पट्टी बांधकर वो काम करेंगे, लेकिन जो उनकी 4 अहम मांगे हैं कि एक तो प्रशासन का दखल ना हो, पीजी डॉक्टर्स को फुल सैलरी मिले, 1 दिन की सैलरी ना कटे, और जो जांचें वो एमसीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक हो। 2700 डॉक्टर्स के यहाँ पर लगभग पोस्ट है, 2400 से 2450 डॉक्टर्स इस वक्त उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। तो 2400 डॉक्टर्स अगर एक साथ कार्य बहिष्कार करेंगे तो एक बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। बिल्कुल, इस कोरोना काल में संकट है अगर डॉक्टर सामूहिक तौर पर अवकाश पर चले जाते हैं दीपांकर। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री ने कहा कि जेन्युइन मांग होगी तो उसको पूरा किया जाएगा, बात सुनी जाएगी। जेन्युइन मांग किस तरह की है और कहां बातें अटक रही हैं? क्योंकि इससे पहले डीजी सचिव से भी बातचीत हुई है, वो मामला वहां पर बनता दिखाई नहीं दिया है। तो कहां पर मुश्किल खड़ी हो रही है, कहां पर बात नहीं मानी जा रही है सरकार की तरफ से, या कहां पर क्लैश हो रहा है इनका?
सबसे बड़ी मुश्किल जो एक दिन की सैलरी का मामला है, डॉक्टर्स का कहना है कि बाकी कर्मचारियों में और उनमें और मेडिकल स्टाफ में फ़र्क है, क्योंकि वो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी एक दिन की सैलरी ना काटी जाए। तो एक दिन की सैलरी अगर डॉक्टर्स की नहीं काटी जाएगी तो बाकी कर्मचारी इसको लेकर हो हल्ला नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर डॉक्टर्स को एक दिन की छूट दी गई, एक दिन की सैलरी ना काटे जाने की, तो बाकी कर्मचारी भी इस पर एक नया बवाल खड़ा कर सकते हैं। एक इस बात का डर। दूसरी चीज़ ये कि जो जाँचें होती हैं, जाँच को लेकर MCI की गाइडलाइंस किस तरीके से रहेंगी, क्या होगी, क्योंकि तमाम घटनाएं उत्तराखंड में इस तरह की आती है। जब प्रेग्नेंट लेडीज़ की मौत हो जाती है, दुर्घटनाओं के बाद तमाम बार डॉक्टर्स पर एक्शन की बातें आती है, तो इसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, इसको लेकर अभी सहमति बनना बाकी है। PG डॉक्टर्स को जो हाफ सैलरी मिलती है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वो पूरा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं लेकिन काम पूरा कर रहे हैं, इसलिए उनको फुल सैलरी दी जाए, तो वो बजट कहाँ से मैनेज होगा। तो इन मुद्दों को लेकर अभी बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि गुरुवार को जो स्वास्थ्य सचिव से बातचीत होगी, जो फाइनेंस सेक्रेटरी भी है, तो पैसे का मैनेजमेंट और हेल्थ का मैनेजमेंट दोनों उन्हीं को देखना है और मुख्यमंत्री ने उन्हीं के कंधों पर दारोमदार छोड़ा है। तो अब स्वास्थ्य सचिव को इसका हल निकालना होगा यहाँ पर। नीलू, बिल्कुल, स्वास्थ्य सचिव को हल निकालना पड़ेगा और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में डॉक्टरों की नाराजगी इस वक्त सही नहीं जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सोमवार को कोरोना की वजह से राज्य में 12 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर अब 269 हो गई है। सोमवार को राज्य भर में 592 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा अब 19,800 के पार पहुंच गया है, जिसमें 5800 से ज्यादा मरीज एक्टिव हैं। देहरादून में 149 नए केस सामने आए हैं, तो हरिद्वार में 138 नए मामले सामने आए हैं, जबकि नैनीताल में 99 नए केस सामने आए हैं। और पौड़ी में 2 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सीएमओ ऑफिस 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है और सीएमओ समेत सभी कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। पूरे जिले में 23 नए कोरोना केस मिले हैं, जिसमें से 13 श्रीनगर गढ़वाल के हैं। वहीं श्रीनगर बेस अस्पताल में हफ्ते के सिर्फ 2 दिन ही OPD का संचालन होगा। और चीन से तनाव के बीच उत्तराखंड में चीन बॉर्डर पर कोरोना की भी दस्तक हो चुकी है। आलम यह है कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर गुंजी में सेना और ITBP के जवान कोरोना की चपेट में आने लगे हैं, जिससे चिंता अब बढ़ गई है। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के करीब गुंजी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। बीते कुछ रोज से यहां सुरक्षा बलों के कोरोना संक्रमित होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गुंजी, कालापानी और लिपुलेख में सेना और ITBP के जवान अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। लद्दाख में हुई घटना के बाद भारतीय सुरक्षा तंत्र इस इलाके में हर वक्त चौकस है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये इलाका मुख्य धारा से कोसों दूर है। BRO ने भले ही लिपुलेख को सड़क से जोड़ दिया हो, लेकिन इसके बावजूद बरसात में यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा पाना खासी चुनौती भरा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने धारचूला बेस कैंप में सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। अभी इधर 3-4 दिन से देखा गया है कि सेना में भी संक्रमण के कुछ मामले आए हैं। सेना को भी सतर्कता बरतने के लिए कह दिया गया है और सेना पहले से ही हमारी सतर्क है। हमारे पास पूरा इंतजाम है। ऊंचाई के क्षेत्रों में भी हमारी टीम बाकायदा इस बात पर पूरी निगाह रख रही है। धारचूला बेस कैंप में हमने पूरी तैयारी कर रखी है। किसी तरह कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहाड़ी इलाकों को बरसाती सीजन में खासा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में दुर्गम इलाकों की राह भले ही इंसानों के लिए मुश्किल हो, लेकिन कोरोना की पहुंच यहां आसानी से हो रही है। इन इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामलों ने स्थानीय लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। गुंजी के अलावा बूंदी, कुटी, छियाले, गर्बियांग, नाभी ऐसे इलाके हैं जिन्हें अब तक सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन चीन से तनाव के बीच सेना और ITBP के जवानों के पॉजिटिव केस आने से चिंता की लकीरें कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिवहन निगम की संपत्ति बंटवारे पर नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वो राज्य की 27.5 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को जारी करे। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 4 हफ्तों के भीतर ये पैसा देने का आदेश दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने परिवहन निगम और उत्तराखंड सरकार की देनदारी पर भी शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सालों से परिसंपत्तियों का विवाद चल रहा है। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तराखंड को 800 करोड़ की संपत्ति मिलनी चाहिए।
और उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों के वेतन में भारी कटौती पर रोडवेज कर्मचारियों की यूनियनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने इस बारे में परिवहन विभाग से अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। यही नहीं, यूनियन ने कहा कि अगर इसी तरह से परिवहन विभाग का रुख रहा तो वो आंदोलन भी करेंगे और इसके लिए आज यूनियन ने रोडवेज कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई है। वहीं निगम का कहना है कि कई महीनों से बसें नहीं चली हैं और संविदा पर तैनात कर्मचारियों को किलोमीटर के मुताबिक पैसा मिलता है, इसलिए कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। और महेश नेगी यौन उत्पीड़न मामले में पीड़ित की याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पीड़िता ने विधायक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है, साथ ही डीएनए टेस्ट की भी मांग की है। महिला ने अपनी बेटी का पिता विधायक महेश नेगी को बताया है। और हल्द्वानी के लछमपुर नकायल और विजयपुर पहाड़वानी सड़क और पुल की मांग हाईकोर्ट अब पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और 8 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया कि 74 साल से गांव के लोगों की सूखी नदी पर पुल बनाने की मांग रही है। और राज्य के पुलिस थानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने राज्य के सभी थानों के लिए सालाना 2 लाख रुपए का बजट देने की योजना बनाई है। थाना विधि निधि के नाम से बनाई गई इस योजना में मिलने वाला पैसा थाना इंचार्ज खर्च कर सकता है और इस पैसे से पुलिस को दूसरे राज्यों में दबिश देने के लिए अब किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले बजट ना होने के चलते खासी समस्या का सामना पुलिस वालों को करना पड़ता था। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स डेवलपमेंट पॉलिसी पर सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम ने कहा कि इसके लिए एसोसिएशन भी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि रविवार को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ चीफ से इस पर बातचीत हुई है। वहीं डीआरडीओ सिर्फ रक्षा उपकरण ही नहीं बल्कि खेती और वैज्ञानिक उपकरण भी बनाता है और राज्य में इस सेक्टर में भी सरकार मदद लेगी। सीएम ने कहा कि जल्द उत्तराखंड के पॉलिटेक्निक और आईटीआई के स्टूडेंट्स भी राज्य के डीआरडीओ सेंटर्स में इंटर्नशिप करेंगे। इक्विपमेंट्स के लेकर के हम जो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हमने प्रयास किया, उसके लिए हमारी एक टीम बाहर भी हमने भेजी थी। तो उस दिशा में ये चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एक एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एसोसिएशन भी यहाँ पर जो कुछ उद्योगपतियों ने उसका गठन कर लिया है। पेयजल और स्वच्छता मिशन पर परियोजना सलाहकार की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 65 साल के बाद भी वीके सिन्हा को परियोजना सलाहकार नियुक्त किया गया था और सिन्हा की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि इस नियुक्ति में विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री की भी मंजूरी नहीं ली गई थी। अब कोर्ट ने नियुक्ति को रोक दिया है। और चुनाव नजदीक आते आते अब उत्तराखंड कांग्रेस के नेता एक थाली में खाते दिखाई दे रहे हैं। अब तक अलग अलग लीग पर चलने वाले हरीश रावत और प्रीतम सिंह के सुर एक हो गए हैं और लगता है दोनों को समझ आ चुका है कि एक दूसरे का साथ दिए बगैर काम नहीं चलेगा। तस्वीर करीब 2 हफ्ते पहले की है, जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का हाल जानने देहरादून में उनके घर पहुंचे थे और वो भी गुलदस्ते के साथ। और फिर जो फिजा बदली तो दोनों नेता सोमवार को किसान कांग्रेस के धरने में एक साथ पहुंचे। इतना ही नहीं, दोनों बैठे भी आसपास ही। तो क्या प्रीतम सिंह और हरीश रावत को समझ में आ गया है कि एक दूसरे के बगैर काम चलने वाला नहीं, वो भी तब जब सामने प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी और चुनौती बनकर उभर रही आम आदमी पार्टी हो? नहीं, हम और हरीश रावत जी तो हमेशा साथ दिखते हैं। अभी तो देखने वाली नजर है, उस पर निर्भर करता है वो कैसे देख रहा है। लेकिन हमेशा एक साथ हर मूवमेंट में नहीं रह सकते, अलग अलग
कमाऊ पूत हैं, सब अपने अपने जो है कमा करके लाएंगे तो पार्टी के कोष में जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि लोगों को अपने अपने तरीके से संघर्ष को जोड़ना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के धरने में पहुंचे तो किशोर उपाध्याय भी, लेकिन वो अब भी खुद को अलग मानते हैं। किशोर एक बार फिर ये याद दिलाना नहीं भूले कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया ही प्रीतम, हरीश और इंदिरा पर है। पिछले 3.5 साल आप एक्टिव क्यों नहीं हुए, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो ये है। लेकिन जब होश आए घर का, सुबह का अगर भोला शाम को घर आ जाए तो मेरे ख्याल से उसको समझना चाहिए और उसकी सीख लेनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे अध्यक्ष जी के परिवार पर कांग्रेस ने किया, उतना ही जो है हरीश रावत जी पर किया और उतना ही इंदिरा हृदय जी पर किया है। कांग्रेस 3.5 साल में खुद को मजबूत विपक्ष साबित नहीं कर पाई, जिसमें बड़े नेताओं की आपसी खींचतान एक बहुत बड़ी वजह रही। लेकिन अब हरीश रावत, प्रीतम सिंह का साफ आना एक बड़ा संकेत है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में ठेकेदारी का सियासत में कितना दखल है, लोहाघाट के बीजेपी विधायक पूरन फर्तवाल इसका सीधा उदाहरण है। टनकपुर जौलजीवी सड़क निर्माण के ठेके से फर्त्याल इतने परेशान हैं कि उन्होंने सरकार को आंख दिखाने से भी परहेज नहीं किया, वो भी तब जबकि ये सड़क उनकी विधानसभा में भी नहीं पड़ती है। विधायक पूरन फर्त्याल का आरोप है कि जिसे ठेका दिया गया उसने फर्जी प्रमाण पत्रों से ठेका हासिल किया। हाल ही में ऑर्बिटेशन का फैसला भी ठेकेदार के पक्ष में और पूरन फर्त्याल के खिलाफ आया। अब फर्त्याल इस बात से नाराज है कि सरकार इस मामले में कोर्ट में अपील क्यों नहीं कर रही। फर्त्याल तो इतने नाराज हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इसकी शिकायत तक कर डाली। हालांकि विपक्ष ने विधायक के इस ठेका प्रेम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अगर मेरी नाराजगी इस भ्रष्टाचार को उठाने से है तो मैं ऐसी नाराजगी बार बार करूंगा। ये मेरा अपना उद्देश्य है, अपना इश्यू है। उस इश्यू को अगर जो सही है तो उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। आपने पार्टी को अवगत करा दिया अपने मंत्र? मैंने सबको अवगत करा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करा दिया तो इसके बाद उससे नीचे कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब मैंने अवगत करा दिया, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेल करके उनको बता दिया है, प्रदेश अध्यक्ष जी को बता दिया है, मुख्यमंत्री जी को बता दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी और उसके विधायकों का जो अब तक का तरीका है काम करने का, तो न तो पार्टी का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास है, न उसके विधायक और सांसदों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास है। वो ये मानते हैं कि हम पैसा कमाएंगे, अकूत धन संपदा कमाएंगे और पैसे से वोट खरीदेंगे। और गढ़वाल यूनिवर्सिटी में छात्रों की मार्कशीट से भारी गड़बड़ियां सामने आई है। जैसे छात्र जो है वो खासे परेशान है। किसी छात्र को इंटरनल एग्जाम में 30 में से 38 नंबर दे दिया गया, तो किसी छात्र को परीक्षा देने के बाद भी उस विषय में एब्सेंट दिखाया गया है। यही नहीं, जो बैक पेपर अभी तक हुआ नहीं उसमें भी छात्रों को फेल दिखा दिया गया। अब छात्रों ने इसे लेकर विरोध जताया और यूनिवर्सिटी ने अब जांच की बात कही है। सारे सब्जेक्ट में वो बैठा है, लेकिन 3-4 सब्जेक्ट में बैक, अपसेंट और 30 में से 38 अंक आप विश्वविद्यालय का मजाक बनाकर इन तमाम सारे अधिकारियों ने रखा है। जांच कराने के लिए बोला हुआ है, लेकिन वो मुझे लगता है कि एंट्री लेवल पर कहीं गलती से हो गया होगा और उसको चेक करके और तुरंत से उसका सुधार कर लेंगे। और चमोली में हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने को लेकर प्रशासन और गुरुद्वारा कमेटी ने बैठक की और सभी तैयारी पूरी होने का दावा किया है। गंगहरिया तक बिजली पानी की व्यवस्था हो गई है। 1 सितंबर यानी आज तक हेमकुंड में भी व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। इस बार कोरोना के चलते तय समय पर हेमकुंड के कपाट नहीं खुले और 4 सितंबर को इस बार कपाट खोले जा रहे हैं। भक्तों को हेमकुंड जाने के लिए 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ में रखनी होगी। भले लेट खुली है, लेकिन श्री हेमकुंड साहब की यात्रा 4 तारीख को खुल रही है। और गुरुद्वारा, सभी गुरुद्वारे में जैसे जोशीमठ, गोविंदघाट, गोविंदधाम और गागरिया में हमारे पास पर्याप्त स्टाफ है। राशन सभी जगह पहुंच चुका है और सभी टीमें अलग अलग गुरुद्वारे में पहुंच के अपना उन्होंने काम संभाल लिया और सफाई का प्रबंध करके कमरे वगैरह, रूम वगैरह सब तैयार कर लिए गए। और कोरोना संक्रमण के चलते भले ही श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम तक नहीं पहुंच पा रहे हो, मगर अब भक्तों को घर बैठे भगवान बद्री विशाल के बाहरी स्वरूप के दर्शन का मौका मिलेगा। देवस्थानम बोर्ड की तरफ से चारों धामों में अब लाइव दर्शन के इंतजाम किए जा रहे हैं और सबसे पहले बद्रीनाथ धाम में ये योजना शुरू हो रही है। मंदिर में कैमरे लगाए जा रहे हैं और जल्द ही लाइव दर्शन शुरू होंगे। हालांकि इस दौरान मान्यताओं का ध्यान रखा जाएगा। गर्भगृह समेत अन्य प्रमुख स्थानों के लाइव दर्शन नहीं हो सकेंगे। तो जियो कंपनी से और देवस्थान बोर्ड द्वारा बातचीत हुई है
और मुझे बताते हुए खुशी है कि भगवान विशाल के दर्शनों को वहाँ की नियमावली को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के तो सिस्टम को ध्यान में रखते हुए दर्शन कराए जाएंगे। और जिम कॉर्बेट पार्क की सीमा से लगे रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में इन दिनों एक बाघिन की चहलकदमी देखी जा सकती है। इस बाघिन को जहां शनिवार रात को घूमते हुए देखा गया, उसका एक वीडियो सामने आया है। वहीं रविवार को एक गाय का शिकार करते तस्वीरें सामने आई, जिसके पास से टेढ़ा गांव और इस रूट पर चलने वाले लोग डरे हुए हैं। इस रूट पर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर जाने वाले लोगों की भी अच्छी खासी तादाद रहती है। अब यहां विभाग ने सुरक्षा बढ़ा दी है। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है।